हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। हमने एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के 7 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इससे आगे हमारा है ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन उत्तर के अंदर किसानों को एकजुट कर रही थी। उसी तरह से भारत के दक्षिणी राज्य यानी आंध्र प्रदेश में भी एक आंदोलन स्टार्ट हो रहा था। ये आंदोलन किसके द्वारा किया जा रहा था? औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। हर किसी आंदोलन की कोई ना कोई मांग होती है, इसलिए आंदोलन किए जाते हैं। तो इस आंदोलन की क्या मांग थी कि मदिरा की बिक्री पर पाबंद लगाया जाए। ये इस आंदोलन की मांग थी कि जो शराब है उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए, उस पर पाबंद लगाया जाना चाहिए। 1992 के सितंबर और अक्टूबर में जो तेलुगु प्रेस है यानी अखबार है, उसमें ना हर रोज़ यही खबर देखने को मिलती थी। गांव का नाम जरूर बदल जाता था, लेकिन खबर वही की वही रह पाती थी। अब फिर इससे आगे यहाँ पे उदय लिखा हुआ है, यानी जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है उसका उदय कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1990 के अंदर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक गांव है दुबरगंटा। इसमें क्या हुआ, 1990 के अंदर महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा दी जाने का फैसला हुआ और कार्यक्रम चलाया गया। तो बहुत सारी महिला थी जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रौढ़ शिक्षा के लिए अपना पंजीकरण करवाया। अब जो महिलाएं कक्षा में जाती थी तो वो घर में जो पुरुष के द्वारा जो शराब पी जाती है, ताड़ी का पान किया जाता है या फिर अन्य घटनाएं की जाती हैं, उनकी शिकायतें करती थी। शराब उसके बाद में यहाँ पे शराब के साइड इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं कि शराब से शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो जाती है और अर्थव्यवस्था कम हो जाती है और घर कर्ज के बोझ में आ जाता है और इससे महिलाओं को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा था। इस कारण से उन्होंने क्या किया, ताड़ी की बिक्री के खिलाफ में आंदोलन छेड़ दिया और कहा कि शराब की बिक्री अब से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। धीरे धीरे ये आंदोलन वहाँ के आसपास के जो गांव है उसमें फैल गया। वहाँ से भी औरतें आकर इस आंदोलन में हिस्सा लेने लगी, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी। और नेल्लोर जिले जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसमें ताड़ी की नीलामी में 17 बार तो वो रद्द हुई थी। ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हो चुकी थी। ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आंदोलन की कड़ियाँ। इस आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये नारा इतना सिंपल है, लेकिन ये आंदोलन उतना ही ज़्यादा विशाल है। इस आंदोलन ने सामाजिक आर्थिक रूप से हर किसी क्षेत्र को प्रभावित किया। जो सरकार है वो ताड़ी की बिक्री को बंद नहीं करना चाहती थी, यानी उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती थी। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे ये कारण है कि सरकार को टैक्स मिलता था। ताड़ी की बिक्री पर यानी शराब की बिक्री पर सरकार को टैक्स मिलता था। इस कारण से वो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। और साथ ही साथ महिलाओं ने इस आंदोलन में क्या किया, महिलाएं एकजुट होने लगी और उन्होंने जो घरेलू हिंसा है उस पर भी बात करने लगी, अपने मुद्दे रखने लगी। तो ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इससे आगे ये लिखा हुआ है कि जो 9वें दशक तक आते आते इसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। 9वें दशक तक आते आते क्या हुआ कि इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लग गई है। तो अगर आपने 11th क्लास की बुक पढ़ी हुई है तो उसमें आपने पढ़ा होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये किसके लिए? स्थानीय शासन के लिए। तो इसमें क्या हुआ था कि महिलाओं को स्थानीय शासन के अंदर क्या हुआ, आरक्षण मिलना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, विधानसभा और संसद में भी आरक्षण की मांग की गई और इसमें ये विधेयक भी रखा गया, लेकिन वो अभी तक पास नहीं हुआ है, वो लागू नहीं हुआ। इस कारण से महिलाओं को जो विधानसभा है और जो संसद है उसमें अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया है, लेकिन जो स्थानीय शासन है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिल गया।
फिर इससे आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें हमने अभी तक बहुत से आंदोलन पढ़े। चिपको आंदोलन पढ़ा जो पर्यावरण से रिलेटेड था। फिर हमने पढ़ा भारतीय किसान यूनियन वाला आंदोलन जो किसानों की समस्याओं से रिलेटेड था। फिर ताड़ी आंदोलन, ये महिलाओं द्वारा इसका विरोध किया गया ताड़ी का। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिली। अब आया है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है सरदार सरोवर परियोजना। यहाँ पे आप देखिए सरदार सरोवर परियोजना। हुआ क्या कि 8वें दशक के आरंभ में क्या हुआ, भारत के 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है वहाँ पे विकास की परियोजना आरंभ करने की योजना बनाएगी। इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो नर्मदा नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उस पर 30 बड़े बांध, 135 मंझोले बांध और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, यानी जहाँ पे वो परियोजना सफल होनी थी, बनाई जानी थी, बांध बनाए जाने थे, वहाँ के लोगों ने क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे बांध नहीं बनाना चाहिए, नर्मदा में जो बांध बन रहा है उसका उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ये इसका था। और लेकिन जो इस परियोजना के अंतर्गत थे, यानी इस परियोजना को अच्छा समझते थे, बांध बनाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इससे क्या हो रहा है, आसपास के जो राज्य हैं उसको पानी मिल रहा है, सिंचाई की सुविधा मिल रही है, जिस कारण से जो कृषि है उसकी पैदावार भी अच्छी होगी और बिजली भी उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण से बिजली भी आसपास के गांवों तक मिल जाएगी। और तो और यहाँ पे बाढ़ और सूखा की जो आपदा आती है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो भी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ये तो वो लोग कहते थे जो चाहते थे कि बांध बनाया जाना चाहिए। लेकिन बांध बनाने से हो क्या रहा था, जो 245 गांव है वो डूब रहे थे। अब 245 गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों को अब अपना घर बार छोड़ के कहीं और जाने के लिए बसना था। ये जो प्रस्तावना थी वो आई, तो फिर अब वो लोग समस्या में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपना सारा कुछ घर छोड़ के किसी और स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ेगा, आजीविका का और साधन ढूंढना पड़ेगा। मतलब एक टाइप से स्टार्टिंग से उन्हें अपनी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारी समस्या उन गांवों के लोगों को देखने को मिली, तो इस कारण से उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि नर्मदा में जो बांध है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ पॉइंट, वाद विवाद और संघर्ष। इसमें यही बात दी गई है कि जो वहाँ के लोग हैं, लोगों ने ये कहा कि आपको बांध बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस बांध से कितने लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, कितने लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया। और जो इस आंदोलन का लोग नेतृत्व करे थे, उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को पुनर्वास करना पड़ेगा, आजीविका, संस्कृति और उनके पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। ये सब चीज़ें उन लोगों ने कही। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, इस आंदोलन की क्या मांग थी, इस आंदोलन की मांग ये थी कि जो लोग इस परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं, यानी इस परियोजना से उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनके लिए पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। ये उनकी स्टार्टिंग में मांग थी। और बाद में कई दूसरी मांगे भी हम सामने आने लगी, जैसे कि लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि मतलब कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कहने का ये अर्थ है, परियोजना बनेगी तो लाभ दूसरे लोगों को होगा, लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिन्हें अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, उन सभी लोगों को इस परियोजना से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये सारी दिक्कतें सामने आई। लेकिन अंत में क्या हुआ कि ये जो आंदोलन है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड था, सबसे ज़्यादा इसमें विरोध किया गया, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में इसका विरोध किया गया था। और इस आंदोलन में अंत में क्या हुआ कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ने ही इनकी शर्त मान ली, इनकी जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया। और इनका फैसला ये आया कि वहाँ के जो लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं उन्हें
पुनर्वास की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस आंदोलन में एक और बात छेड़ दी, यानी एक और मांग आ गई उनकी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो बांध है उसका निर्माण ही नहीं करवाना चाहिए, जो बांध का निर्माण है उसे रोकना चाहिए। इसमें वो लोग आंदोलन करने को स्टार्ट हो गए। तो जो आलोचक थे उन्होंने कहा, पहले तो ये मांग कर रहे थे कि हमें पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अब वो उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बाद का जो बांध है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे तो इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो ख़त्म ही नहीं होंगी, ऐसे बढ़ती ही रहेंगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सरकार को जो बांध बनाने का काम है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ एक और फैसला आया कि जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं उनके पुनर्वास की जो सुविधा है वो अच्छी तरह से उन्हें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला था और जो वहाँ के लोग थे जो इफ़ेक्टेड हो रहे थे उससे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जहाँ से उन्होंने करवाने का सोचा वहाँ से करवाया। वो न्यायपालिका पर भी गए और साथ ही साथ वो जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसमें भी उन्होंने अपनी बात को रखा। इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, सत्याग्रह भी किया, रैली भी निकाली, मतलब हर एक वो संभव कार्य जो भी वो कर सकते थे वो सब उनके द्वारा किया गया। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो कंप्लीट हो गया। इससे आगे हमारा पॉइंट आता है जन आंदोलनों के सबक। अब जन आंदोलनों के सबक, हर एक चीज़ की अच्छी चीज़ें भी होती है और बुरी चीज़ें भी होती है। तो जन आंदोलन है उसी टाइप से, मतलब कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं, इसे बुरा मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो लोग इसको अच्छा मानते हैं वो कहते हैं जो जन आंदोलन होता है ना उसे समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक समस्या नहीं होती है, बल्कि ये जो लोग होते हैं, एक समूह होता है, उनकी जो समस्या है उनको जाहिर करने का एक तरीका होता है। वो अपनी समस्याओं को इस टाइप से पेश करते हैं आंदोलनों के द्वारा। और ये भी कहा जाता है कि जो आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या होता है, जो दलीय राजनीति की जो कमियां हैं उसे दूर करने का इसका उद्देश्य होता है। और जो लोग मतलब रूटीन के टाइम में अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते हैं या उनकी समस्या नहीं सुलझ पाती, इस कारण से वो जो जन आंदोलन होते हैं इसका सहारा लेते हैं। ये सब किसका कहना है, जो जन आंदोलन के समर्थक हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो फिर इसके बाद में आती है इसके आलोचक की बात। फिर जो इसके बहुत सारे आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि जन आंदोलन अच्छा नहीं होता है। इससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, सरकार का जो भी कार्य होता है उसमें अड़चन डालने का कार्य करते हैं। सरकार का ध्यान होता है वो उनके विकास के ध्यान से हटाकर खुद की तरफ लगाते हैं, जिस कारण से सरकार को विकास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग हो जाते हैं। ये सभी आलोचकों का कहना है। फिर इससे आगे दिया हुआ है कि जो लोग होते हैं ये रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसमें अपनी समस्या को रख नहीं पाते हैं, उन्हें अपनी समस्या को रखने का अच्छी तरह से मौका नहीं मिल पाता है, या फिर वो रखते हैं तो वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है। इस कारण से लोग क्या करते हैं, जन आंदोलन स्टार्ट करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए और जो वो चाहते हैं वो करवाने के लिए। फिर इससे आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आंदोलन है उसे ना सिर्फ धरना प्रदर्शन या फिर रैली इन सभी चीज़ों के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये क्या होता है, एक समूह होता है, उसकी कुछ समस्याएं होती है, उसको मतलब जो निपटान होता है उसके अर्थ में इसे देखना चाहिए। और आंदोलन से सिर्फ इतना ही नहीं होता कि सिर्फ रैली हो गई, धरना प्रदर्शन हो गया, आंदोलन कंप्लीट हो गया। इससे एक और चीज़ होती है, इससे क्या होता है, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलती है, यानी लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता लगता है कि हमारे पास ये अधिकार है, हमें उसका किस टाइप से यूज़ करना चाहिए। ये सभी लोगों को इसके बारे में पता लगता है। लेकिन जो जन आंदोलन है वो उसका असर होता है वो काफ़ी सीमित होता है। अब इसका असर काफ़ी सीमित कैसे होता है, सीमित इसलिए होता है क्योंकि
जो जन आंदोलन है वो जो समूह इससे इफ़ेक्टेड हो रहा है, यानी कोई समस्या है उससे थोड़ा सा समूह इफ़ेक्टेड, जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई किसान आंदोलन जो हुआ है वो उससे सिर्फ किसान इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, इस कारण से किसानों ने एक आंदोलन किया, सिर्फ उसमें किसान ही मिले हुए थे और कोई समुदाय के लोग तो मिले नहीं हुए थे, तो सिर्फ एक समुदाय के द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है ना वो एक ही बात के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी जो किसानों का आंदोलन है तो वो जो कृषि से रिलेटेड जो भी उनकी समस्या या फिर किसान से रिलेटेड जो भी उनकी समस्या है उसके आसपास ही घूमता रहेगा, वो दूसरी समस्याओं के लिए कोई और आंदोलन होगा। इस कारण से एक छोटा जो समूह होता है उसके लिए आंदोलन होता है। फिर आगे एक पार्ट रह गया था ये वाला, सूचना के अधिकार का आंदोलन। अब सूचना के अधिकार का आंदोलन क्या चीज़ है, ये आपने 10th 11th क्लास में पढ़ा हुआ कि व्यक्तियों को सूचना का अधिकार होता है, वो किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना का अधिकार हमें मिला कैसे, ये इसके बारे में बताया हुआ है। तो हुआ क्या कि राजस्थान का एक तहसील है भीम तहसील में एक मांग उठाई गई थी, एक आंदोलन किया गया। हुआ क्या, 1990 के अंदर मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS में के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया, आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन की मांग क्या थी, ये राजस्थान में स्टार्ट किया था। इस आंदोलन की मांग ये थी कि जो सरकार है वो जो मज़दूरों को जो पगार दे रही है और जो सरकार के सार्वजनिक रिकॉर्ड है उसका खुलासा किया जाना चाहिए। जो भी सरकार के रिकॉर्ड्स हैं वो लोगों को दिखाने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि सरकार ने कहाँ क्या कैसे कैसे पैसा लगाया है। अब लोगों ने ये मांग क्यों उठाई, लोगों को ये लग रहा था कि सरकार ने घोटाला कर रखा है, सरकार ने पैसे की हेर फेर की है, मतलब जो भी वो बड़ी बड़ी परियोजना बनाई वो कंप्लीट भी कर ली, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सरकार ने क्या किया, पैसों को हेर फेर किया है, पैसों का घोटाला किया है। तो वो जनता ये जानना चाहती थी कि सरकार ने जो पैसे मिले हैं वो सरकार ने सही काम में लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं। तो इसके लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इस आंदोलन का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि जो राजस्थान की पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। इस आंदोलन का इतना दबाव पड़ा, इतना ये इफ़ेक्टेड हुआ है सरकार को कि इसमें जो राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था है उसमें संशोधन करना पड़ा। संशोधन होने के बाद में क्या हुआ कि जो दस्तावेज है उनके प्रतिलिपियाँ हैं उनको देखने की अनुमति मिल गई, मतलब लोगों को दिखाया गया कि हमने ये रिकॉर्ड है, ये हम यहाँ पे हमने ये पैसा लगाया है। फिर यहाँ पे तो ये हो गया कंप्लीट, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे रूल बना दिया गया कि जो भी पंचायत है उसको अपना बजट, लेखा खर्च, नीतियाँ ये सारी सार्वजनिक रूप से घोषित करने की अनिवार्यता है। यानी जो भी उसका बजट होगा, लेखा होगा, खर्च होगा, जो भी उसकी नीतियाँ होंगी वो जनता को उसे बताना होगा, उसे मतलब सार्वजनिक उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। ये तो राजस्थान में हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS है उसने 1966 में क्या किया, दिल्ली में एक सूचना अधिकार के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। अब इसका क्या उद्देश्य था, किसी संविधान में इसे सूचना के अधिकार को जोड़ना इसका उद्देश्य था। इस कारण से जो MKSS है इसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। तो इससे क्या हुआ कि 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हो गया, लेकिन वो विधेयक इतना कमज़ोर था कि वो उस पर अमल ही नहीं हो पाया। इस कारण से वो उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ा लोगों की ज़िंदगी पर। इस कारण से क्या हुआ, 2004 में दोबारा से एक सूचना का अधिकार विधेयक संसद में रखा गया और फिर वो 2005 में राष्ट्रपति है उन्होंने मंजूरी देगी, जिस कारण से वो 2005 में जो सूचना का अधिकार है वो लोगों को मिल गया। वो लोग हैं किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी एक अवधि होती है कि जो सरकार है उसे इतने दिन में अगर सूचना मांग रहा है कोई व्यक्ति तो उसे इतने दिन में सूचना देनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।